अगेन स्टूडेंट्स, आज जो है नेक्स्ट पार्ट है एंजाइम्स का। इसमें हम इनहिबिशन को टेकअप करेंगे। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनहिबिटर्स कहलाते हैं और सबस्ट्रेट के तरीके से एंजाइम से अटैच होकर के ये एंजाइम को इनएक्टिव कर देते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि ज़्यादातर एंजाइम्स सेलुलर एनवायरनमेंट में मिलते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी इनहिबिटर्स हैं ये ज़्यादातर सेलुलर एनवायरनमेंट्स में ही पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी इनहिबिटर्स हो गए हैं जो अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज स्टडी और रिसर्च के बाद उन्हें बनाने भी लगी है। ड्रग डिज़ाइनिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तमाम दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है, उस साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए भी इनहिबिटर्स डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इनहिबिटर्स का जो एक्शन मैकेनिज्म है उसको अगर हम पढ़ें तो हम एंजाइम के मैकेनिज्म को भी समझ सकते हैं। तो ब्रॉडली एंजाइम का जो इनहिबिशन है वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1, रिवर्सिबल, नंबर 2 इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में 3 प्रकार के मिलते हैं जिसे हम कॉम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव एंड मिक्स्ड टाइप बोलते हैं, जिसमें कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस आते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में कोई और डिफरेंट सब टाइप्स नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस की बात करें तो दीज आर सच मॉलिक्यूल्स which pretend to be a substrate, यानी वो सबस्ट्रेट जैसे दिखते हैं, जैसे बिहेव करते हैं, जिस वजह से ये एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच होने के लिए सबस्ट्रेट से कंपटीशन करते हैं। इसलिए इन्हें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या इनहिबिटर कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा कि E+S है, या तो ये ES बना लेगा जो E+P में चेंज हो जाएगा, या यहाँ पर एक इनहिबिटर होगा जो रिवर्सिबली एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा EI। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ये है K। तो एंजाइम में अगर नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है तो ये इस दिशा में जाता है, और नहीं तो ये इसे आकर के अनरिएक्टिव बना देता है। इसे हम फिगर से भी शो कर सकते थे कि एक एक्टिव साइट है जिस पर कि मान लीजिए अगर यही है कि एक एक्टिव साइट है जिस पर S भी जुड़ना चाह रहा है और एक इनहिबिटर भी जुड़ना चाह रहा है। अगर पहले S जुड़ जाता है तो इस डायरेक्शन में
रिएक्शन बढ़ेगा। अगर आई जुड़ जाता है तो इस डायरेक्शन में होगा, दैट मेक इट्स दिस कॉम्प्लेक्स एज अनरिएक्टिव। तो एंजाइम, लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम में इनहिबिटर अनरिएक्टिव मीन्स कि दिस एंजाइम इज नॉट अवेलेबल फॉर मेकिंग दिस ES कॉम्प्लेक्स। तो ये रिवर्सिबली अटैच होता है, यानी ये इससे हट भी जाता है। तो अगर हम इसका एक माइकलिस मेंटन इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, V0 इज इक्वल टू V मैक्स अल्फा के एम प्लस यहाँ पर Km को, चूंकि हम इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं किसकी प्रेजेंस में, इनहिबिटर की प्रेजेंस में, इसलिए हम इसे एपरेंट Km बोलते हैं, पूरे को एपरेंट Km। यहाँ अल्फा क्या चीज है, अल्फा है I अपॉन 1 प्लस I अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 प्लस, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट के इक्वल अमाउंट में ES कॉम्प्लेक्स के दोनों तरफ टूटने की जो रफ्तार होती है वो सेम होती है इक्विलिब्रियम पर। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन वो सबस्ट्रेट अपॉन प्रोडक्ट। तो यहाँ सबस्ट्रेट क्या है, E है, और सबस्ट्रेट क्या है, I है, और प्रोडक्ट क्या है, E एंड I। तो ये दो वैल्यू और निकलती है। अब क्या होता है कि चूंकि EI अनरिएक्टिव या अनरेस्पॉन्सिव हो गया है, तो अगर हम ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल दें या एंजाइम की संख्या बढ़ा दें, तो क्या मतलब इसको इनहिबिटर्स के मुकाबले ज़्यादा डाल दें, तो क्या होगा, ये फिर से ES कॉम्प्लेक्स बनने लगेगा और Vmax पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कम्पिटिटिव इनहिबिशन का Vmax पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें जब हम S को बढ़ा देते हैं, यानी S बहुत ज़्यादा है I की तुलना में, तो Vmax पर इस इनहिबिटर का कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ पर V0 Vmax का आधा होता है, Vmax का आधा होता है, वहाँ पर Km बढ़ जाता है, इंक्रीजेस बाई फैक्टर अल्फा। इस अल्फा फैक्टर के वजह से ये Km इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये हम ये कह सकते हैं कि जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसका Vmax पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन Vmax अपॉन 2 पर इसका असर पड़ता है। तो ये नॉर्मल सा है, जैसे भी अगर हमने इनहिबिटर डाला है और अगर हम उसके इफेक्ट को कम करना चाहते हैं तो हमें सबस्ट्रेट की मात्रा, यानी इनहिबिटर भी क्या है, वो सबस्ट्रेट के ही जैसा है, इट प्रिटेंड्स टू बी ए सबस्ट्रेट। तो उसके कंपटीशन में अगर हम सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ा देंगे तो एंजाइम को सबस्ट्रेट से रिएक्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इसका एक एग्जाम्पल
नॉर्मली दिया जाता है वो है मीथेनॉल पॉइजनिंग। मीथेनॉल आपने बहुत सुना होगा कि जहरीली शराब पी ली, तो उसमें जब मीथेनॉल पॉइजनिंग हो जाती है तो ये लीवर में जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, जो एंजाइम है, ये इस मीथेनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज कर देता है, जो कि डेंजरस होता है सेल्स के लिए। और चूंकि ये इसका जो टारगेट है वो आँख की रेटिना पर ज़्यादा होता है, इसीलिए मेथनॉल पीने से लोगों की आँखें खराब हो जाती हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके कम्पिटिटिव में, चूंकि ये मीथेनॉल है, ये एक इसके सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, तो हम उस व्यक्ति को अल्कोहल देते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, थोड़ा थोड़ा, यानी उसमें ब्लड में अल्कोहल इंजेक्ट करते हैं थोड़ी कम स्पीड से और कम मात्रा में, ताकि बहुत देर तक अल्कोहल को दिया जा सके। तो अल्कोहल जा करके इस मीथेनॉल को के एल्डिहाइड वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से जोड़ने से रोक देता है। तो जब रोक देता है तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता है और मीथेनॉल बाई किडनी फिल्टर आउट हो जाता है। किडनी इसको फिल्टर कर देती उतनी देर में जितनी देर तक हम उसे अल्कोहल देते रहते। तो अब हम कम्पिटेटिव के बाद अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन, अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है वो एंजाइम से नहीं जुड़ता है। वो किससे जुड़ेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जुड़ेगा। इसका मतलब ई में जो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है उससे अलग कोई और साइट होगी जिस पर वो जुड़ेगा। मान लीजिए ये एक एस के जोड़ने की साइट है जो कि एक्टिव साइट होगी, सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है। तो ई दूसरी साइट पे जुड़ जाता है, जुड़ने की वजह से ये क्या बना लेगा, एक ई एस आई कॉम्प्लेक्स बना लेगा एंड मेक दैट कॉम्प्लेक्स अनरेस्पॉन्सिव और इनएक्टिव टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो अब ये प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा क्योंकि इसमें एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट है लेकिन दूसरे साइट पर आए। तो ये होता तो है सिंगल सबस्ट्रेट में, इसका हम एग्जाम्पल देते हैं, वो सिंगल सबस्ट्रेट में देते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट ऑब्जर्व्ड इन दोज रिएक्शन विच हैज दो सबस्ट्रेट जिनमें होता है बाई सबस्ट्रेट। जितने रिएक्शन बाई सबस्ट्रेट वाले होते हैं और जिनमें बाद में P1 प्लस P2 प्रोडक्ट बनता है, उसमें ये काम, मतलब उसमें ही ये दिखता है। वैसे हम सिंगल सबस्ट्रेट वाले में भी इसका हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा, B0 इज इक्वल टू V मैक्स S Km प्लस अल्फा S। यहाँ फिर से वही अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस
I अपॉन इक्विवेलेंट कांस्टेंट K एंड इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज इक्वल टू ES, क्योंकि इसमें जो सबस्ट्रेट है अब वो E ना होकर के ES है, तो ES इंटू दूसरा सबस्ट्रेट क्या है, इनहिबिटर है, और डिवाइडेड बाय ESI कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ हम इस तरीके से इन्हें लिख सकते हैं। यहाँ अगर हम Vmax की बात करें तो इस कंडीशन में Vmax जब V0 होता है तो वो Vmax अपॉन अल्फा डैश हो जाता है। वो इस कंडीशन में जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो Vmax अपॉन अल्फा डैश हो जाएगा। इसका मतलब Vmax कम हो जाएगा। तो Vmax कम हो जाएगा क्योंकि उसमें हमें सबस्ट्रेट और ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो सबस्ट्रेट के फैक्टर से वो कम हो जाता है। और इसमें Km भी डिक्रीज्ड होता है, Km भी डिक्रीज्ड होगा क्योंकि ES बनने के बाद ESI बन रहा है। और आपको याद होगा कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km इंक्रीज हुआ था, यहाँ Km डिक्रीज्ड हो रहा है और Vmax पर भी असर पड़ रहा है, जबकि कम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax पर कोई असर नहीं पड़ा था। तो अनकम्पिटिटिव में Vmax भी डिक्रीज होता है और Km भी डिक्रीज होता है। अब तीसरा जो इनहिबिशन है टाइप, वो टाइप है मिक्स्ड इनहिबिटर। तो मिक्स्ड इनहिबिशन जैसा कि नाम बता रहा है, मिक्स्ड इनहिबिशन है जैसा कि नाम बता रहा है कि इसमें जो इनहिबिटर है वो डायरेक्टली, यानी यहाँ देखिए E प्लस S, ये क्या बना, एक ES कॉम्प्लेक्स बना। अब क्या हो सकता है कि E के साथ I जोड़ करके एक EI कॉम्प्लेक्स बना सकता है, या इधर भी I जोड़ करके एक ESI कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ठीक है, तो इसमें हम V0 कैसे जानेंगे, उसके लिए Vmax S, अब इसमें कम्पिटिटिव वाला भी लिखेंगे हम। कम्पिटिटिव वाला क्या था, Km अल्फा, और अनकम्पिटिटिव वाला हमने क्या लिखा था, अल्फा डैश S। तो अब V0 यहाँ पर अल्फा और अल्फा डैश पर डिपेंड कर रहा है। जहाँ पर अल्फा और अल्फा डैश बराबर हो जाते हैं, देखिए अल्फा Km को डिक्रीज कर रहा है, यानी Km को डिक्रीज कर रहा है, और अल्फा डैश सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को अफेक्ट कर रहा है। वहाँ पर ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाता है। वेयर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, ऐसा रेयरली होता है, लेकिन जब भी होता है तो उसे हम नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये बिल्कुल ही बेकार हो जाता है E, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो रिवर्सिबली अटैच नहीं होता है।
तो अगर हम Km की बात करें इन तीनों प्रकार के इनिबिशन में, तो हम उसे Km के वेरिएशन को लिख सकते हैं कि अगर कोई इनिबिशन नहीं है तो Km क्या होगा, Km होगा। अगर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है तो Km अपॉन अल्फा होगा, बल्कि अल्फा Km होगा। अगर अनकॉम्पिटिटिव है तो वो Km अपॉन अल्फा डैश होगा। और अगर मिक्स्ड है तो वो अल्फा Km अपॉन अल्फा डैश होगा। तो ये है Km की वैल्यू जो कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव और मिक्स्ड में चेंज हो रही है। अगर हम Vmax की बात करें तो Vmax नन में, यानी कोई कंपटीशन नहीं है, कोई लिमिटर नहीं है, तो Vmax होगा। और अगर कम्पिटिटिव भी है तो भी Vmax पर कोई असर नहीं होगा। अगर अनकम्पिटिटिव है तो Vmax अपॉन अल्फा हो जाएगा, जैसा भी हमने पहले देखा था। और अगर मिक्स्ड है तो Vmax अपॉन अल्फा डैश हो जाएगा, बल्कि डैश यहाँ भी होगा। दोनों में Vmax दोनों में अफेक्ट होते हैं, कम्पिटिटिव में Vmax अफेक्ट नहीं होता है। तो ये तो रहा 3 प्रकार के रिवर्सिबल इनिबिशन के लिए। लेकिन हम इसे पता कैसे करेंगे? अब बात ये आ रही है कि मिक्स्ड वो कम्पिटिटिव है, अनकम्पिटिटिव है या मिक्स्ड है, इसे कैसे पता करेंगे? तो हमने आपको पहले बताया था कि लाइनेबर्ग प्लॉट होता है, जिससे हम एग्जैक्टली वैल्यूज को प्लॉट करके एग्जैक्टली Vmax और Km को जान सकते हैं। उसका सहारा यहाँ हम लेते हैं। इसमें दो सेट में पहला सेट और ये दूसरा सेट, इसमें हम 2 एक्सपेरिमेंटल सेट सेट करते हैं, जिसमें एक में S1 को, यानी ये वही वाले लेते हैं जिसमें बाई सबस्ट्रेट हो, सिंगल सबस्ट्रेट नहीं, जिसमें S1 को हम कांस्टेंट रखते हैं और इनहिबिटर को वेरी करते हैं, यानी इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। सेकेंड सेट में हम इनहिबिटर को कांस्टेंट रखेंगे और S को बढ़ाएंगे घटाएंगे, यानी सबस्ट्रेट को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारे पास रीडिंग आएगी उसको जब हम प्लॉट करेंगे तो इस प्रकार से जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास 3 तरीके के ग्राफ निकल के आएगा। तीन तरीके का ग्राफ निकल के आएगा। तो जब हम ये ग्राफ बना लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, और अगर इस तरीके का ग्राफ आता है जिसमें कि एक जगह पर सारे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब वो Vmax होता है। और Vmax अल्फा, यानी यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई इनहिबिटर नहीं दिया है, नो
इनहिबिटर। फिर जब हम इनहिबिटर को इंक्रीज करते हैं तो लाइन तो बदलती है मगर वी मैक्स नहीं बदलता है, और Km का मान भी बदलता है, अल्फा Km। तो इसका मतलब ये कौन सा इनहिबिशन हो गया? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया। क्योंकि इसमें वी मैक्स पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा। तो हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट जो लाइनेन-वेवर-बर्ग प्लॉट है, इसकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि जो हमें रीडिंग मिल रही है उसमें इनहिबिशन किस प्रकार का है। अब अगर हम दूसरे में देखें, इस प्रकार अगर हम जब दोबारा प्लॉट करते हैं या हमारा रिजल्ट जब इस प्रकार आता है कि स्ट्रेट लाइंस आ रही हों, जिसमें कि हम यहाँ पर अल्फा डैश इक्वल टू 1 है, उसके बाद हम इनहिबिटर्स को बढ़ाते हैं और स्ट्रेट लाइन चूंकि आती है, इसको ये शो करती है कि वी मैक्स सेम नहीं है और Km उसी तरीके से सेम नहीं है। लेकिन जो मेजर पॉइंट है वो क्या है कि वी मैक्स जो है सेम नहीं आ रहा है और बढ़ाने पर Km भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ देखिए, बढ़ाने पर Km इंक्रीज हो रहा था, यहाँ बढ़ाने पर Km डिक्रीज हो रहा है और V मैक्स की भी वो बदल रही है वैल्यू। तो ये किस प्रकार का होगा? अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा, जिसमें वो लाइनेन-वेवर-बर्ग इक्वेशन सबका रेसिप्रोकल है। तो 1/v0 Km/v max डेल 1/Kn प्लस अल्फा डैश अपॉन वी मैक्स, ये हो जाएगा। तो अगर हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है, इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं मिलती है, तो इसका मतलब है कि ये अनकम्पिटिटिव टाइप का इनहिबिशन है। तो यदि हमारे रिजल्ट अगर इस तरीके से आते हैं कि जो इंटरसेक्शन है वो इस V0 एक्सिस पर ना होकर के माइनस S एक्सिस की तरफ हो, तो यहाँ पर क्या है कि फिर से V मैक्स, जो V मैक्स है वो फिर से उस पर असर पड़ रहा है। लेकिन Km क्या है, वो इनहिबिटर को बढ़ाने पर और माइनस हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। सॉरी, बढ़ाने पर डिक्रीज हो रहा है वो। तो इस प्रकार का अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो पैरेलल नहीं है, जो 1/v0 पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, दिस मीन्स दैट वी मैक्स इज अफेक्टेड बाय द काइंड ऑफ इनहिबिशन। तो वो इनहिबिशन क्या होगा? मिक्स्ड इनहिबिशन होगा। मिक्स्ड इनहिबिशन। यहाँ हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा Km और V मैक्स का रिलेशन है वो क्या है। तो इस प्रकार से हमने अपने रिजल्ट को जब प्लॉट किया, तो अगर ये रिजल्ट आते हैं डबल रेसिप्रोकल प्लॉट करने पर, तो हम बड़े आसानी से ये जान जाएंगे कि वो जो इनहिबिशन है, जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है, जिसमें इनहिबिटर जो है रिवर्सिबली एंजाइम से अटैच हो रहा है, वो इन 3 सब टाइप में से कौन सा टाइप है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल रिएक्शन इनहिबिटर्स की बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये और बता दें कि जो हमारा अनकॉम्पिटिटिव है और मिक्स्ड है, वो ज़्यादातर 2 सबस्ट्रेट वाले एंजाइम रिएक्शन में कार्य करता है। उसमें होता क्या है कि अगर कोई इनहिबिटर उस जगह
उस जगह एंजाइम पर अटैक कर रहा है जहां पर S1 को लगना है, यानी यहीं पर वो अटैक कर रहा है, ये आई इनहिबिटर और ये S2 की साइड है। तो ज़्यादातर में जब E इज अटैकिंग ऑन S1 साइड तो वो कॉम्पिटिटिव होगा। competitive inhibition होगा if inhibitor is attacking on the site where S1 is to be attached, and where it is attacking to the site where S2 is to be attached, then it must be uncompetitive and mixed type। तो ये एक जनरल परसेप्शन है और ऑब्जर्वेशन है कि अगर प्रोडक्ट पहला बन गया है और दूसरे प्रोडक्ट बनने पे इनहिबिट कर रहा है तो वो अनकम्पिटिटिव टाइप का या मिक्स टाइप का होगा। कभी कभी होता क्या है कि जो EP है उसमें जो P1 बन रहा है वो इटसेल्फ एक इनहिबिटर का काम करने लगता है, P1 खुद ही इनहिबिटर का काम करने लगता है। तो ऐसे तमाम बहुत सारे रिएक्शन हैं जिस पर रिसर्च हो रही है, जिसकी वजह से एंजाइम काइनेटिक्स में और बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। लेकिन ये एक मोटा मोटी है कि अगर दो पे ही काम करेगा, अगर 2 है और S1 पर I सीधे अटैक कर रहा है तो वो वाला इनहिबिशन नॉर्मली कॉम्पिटिटिव टाइप का ही होता है। इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन में होता क्या है कि जो भी इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ कोवैलेंटली अटैच्ड हो जाता है, एंजाइम के साथ कोवैलेंटली अटैच हो जाता है एंड मेकिंग इट कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव। तो चूंकि कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई है इसलिए वो बॉन्डिंग टाइट होगी और परमानेंट होगी, इसीलिए इरिवर्सिबल है। क्योंकि इरिवर्सिबल ना होती तो एंजाइम जो इनहिबिटर है वो एंजाइम से अलग भी हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या होता है टाइटली बाउंड हो जाता है और बिल्कुल अलग होता है। तो इस प्रकार का जो इनहिबिशन है उसमें हम ये जो इनहिबिटर्स हैं उन्हें कभी कभी सुसाइड इनएक्टिवेटर्स भी बोलते हैं। सुसाइड इनएक्टिवेटर्स, इसमें क्या होता है कि जो इनहिबिटर है वो इनिशियली अनरिएक्टिव होता है, लेकिन जब वो E के साथ जुड़ जाता है तो रीसेंट एक आध स्टेप या कुछ रिएक्शन तो नॉर्मल होते हैं, यानी शुरू में तो कुछ नॉर्मल स्टेप्स होंगे, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से वो टाइटली अटैच हो जाएगा एक्टिव साइट पर। एक्टिव साइट पर टाइटली अटैच हो जाएगा। तो टाइटली अटैच होने के बाद वो इसको सुसाइड इनएक्टिवेटर इसलिए कह रहे हैं कि शुरू में इसे नहीं पता रहता है कि हम जब अटैच होंगे तो क्या होगा। बाद में जब ये टाइटली अटैच हो जाता है किसी एक्टिव साइट पर, जो भी रेसिड्यू के फंक्शनल ग्रुप हो उनके साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग कर लेता है, तब ये पूरा का पूरा एंजाइम को निष्क्रिय बना देता है। इस प्रकार हम इसे कभी कभी इन इनएक्टिवेटर्स को, चूंकि ये एंजाइम सबस्ट्रेट के रिएक्शन को ही कॉपी करते हैं, इसलिए मैं मैकेनिज्म
बेस्ड इन इनएक्टिवेटर्स बोलते हैं, सुसाइड भी बोलते हैं, क्योंकि खुद ही अटैच होकर के फिर से इट रेंडर्स एंजाइम इनएक्टिव, मैग्नेटिक बेस्ड इनएक्टिव। तो इसमें क्या हुआ कि कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई, लेकिन कोवैलेंट बॉन्डिंग हमेशा हो ये भी जरूरी नहीं। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंजाइम और किसी सबस्ट्रेट में जो सबसे टाइट इंट्रैक्शन होता है, जिसमें टाइटली बाउंड होते हैं, वो क्या स्टेज कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर कोई मॉलिक्यूल, मान लीजिए ये एक ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर है और ये इस प्रकार से जो सबस्ट्रेट है वो ट्रांजिशन स्टेट में इसके साथ अटैच है एंजाइम के साथ। तो मान लीजिए हमारा कोई इनएक्टिवेटर है, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ट्रांजिशन स्टेट की जैसा हो। तो अगर वो ट्रांजिशन स्टेट के हिसाब से पहले से बना हुआ है तो क्या होगा? एंजाइम उसके साथ टाइटली बाउंड हो जाएगा, टाइटली बाउंड हो जाएगा, और तब इस बाइंडिंग के लिए किसी कोवैलेंट इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़े। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा को अटैच होने के लिए कोवैलेंट बॉन्डिंग की जरूरत पड़े। तो इन्हें हम ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स बोलते हैं। ये जो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर ट्रांजिशन स्टेट की तरह होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स, जो कि सबस्ट्रेट के ट्रांजिशन स्टेट वाले स्ट्रक्चर को कॉपी करते हैं। तो इससे होता क्या है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी या केमिस्ट जो रिसर्चर हैं वो ये पता करते हैं कि किस प्रकार के मॉलिक्यूल का अगर हमें 3D डायग्राम मालूम है तो इसमें कौन सा हिस्सा ऐसा है जो ज़्यादा एक्टिव है, या कौन सा स्ट्रक्चरल स्टेज है जो ट्रांजिशन स्टेट में फिट बैठ रही है। तो मैं समझता हूँ कि इनहिबिशन इतना ही है। वैसे कहने को अगर आप करिए तो इनहिबिशन के हर तरीके के इनहिबिशन की खोज का अपना एक अलग डाटा है, हिस्ट्री है कि कम्पिटिटिव कैसे खोजा गया, अनकम्पिटिटिव कैसे खोजा गया, और मिक्स्ड कैसे खोजा गया, या नॉन कम्पिटिटिव कैसा। इसमें ज़्यादातर काम शुरू के ही साइंटिस्ट का, जिसमें लाइनस पॉलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं का बहुत ज़्यादा काम है। तो वो एक अनदर टॉपिक हो सकता है कि उसे हम डिस्कस करें। तो इनहिबिशन यहीं पर ख़त्म होता है, और दो ही प्रकार के इनहिबिशन है, रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल वाले में 3 है, कम्पिटिटिव, नॉन अनकम्पिटिटिव एंड मिक्स्ड टाइप। इन सबको में वी मैक्स केवल कम्पिटिटिव वाले में अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन बाकी सब तरीके के इनहिबिशन में वी मैक्स इज डेफिनेटली अफेक्टेड बाय द रिएक्शन टाइम। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर और दूसरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए